हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्माइस, जहां हम फार्मेसी के कॉम्प्लेक्स टॉपिक को आसान और इंटरेस्टिंग तरीके से समझते हैं। तो हम देख रहे थे फर्स्ट यूनिट ऑफ फार्माकोलॉजी 2 बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर। तो इस यूनिट में हम ऑलरेडी 2 टॉपिक कवर कर चुके हैं। फर्स्ट इज़ इंट्रोडक्शन टू हीमोडायनेमिक एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट एंड सेकेंड इज़ ड्रग यूज्ड इन कंजस्टिव हार्ट फेलियर। तो अगर तुमने वो वीडियोस नहीं देखी है तो जाकर सीरियल वाइज वीडियो को देख लेना, जिससे तुम्हें सब अच्छे से क्लियर हो। तो उन वीडियोस की लिंक मैं तुम्हें ऊपर आई बटन पर या डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो तुम वहां जाकर देख सकते हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि साथ में एक नोटबुक और पेन लेकर ज़रूर बैठना, जिससे तुम्हें टॉपिक अच्छे से क्लियर हो और लॉन्ग टर्म तक तुम्हें याद रहे। तो आज हम देखेंगे एक बहुत कॉमन बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज़ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक वॉच करना, कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करने के लिए। तो इस टॉपिक को समझने के लिए हम इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम देखेंगे व्हाट इज़ हाइपरटेंशन, सेकेंड पार्ट में हम इसके सिम्टम्स एंड रिस्क फैक्टर्स देखेंगे, थर्ड पार्ट में हम इसकी कैटेगरी एंड टाइप्स देखेंगे, एंड फोर्थ पार्ट में हम क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देखेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। सबसे पहले हम एंटी हाइपरटेंसिव का मतलब समझेंगे। एंटी मीन्स अपोज या अगेंस्ट, एंड हाइपरटेंसिव मीन्स हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि ये वो ड्रग्स है जो हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होते हैं। वैसे क्या तुम्हें पता है कि हाइपरटेंशन क्या होता है? हाइपरटेंशन एक हार्ट की डिजीज़ है जिसमें ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर वो प्रेशर होता है जो ब्लड वेसल्स की वॉल्स पर एक्सर्ट करता है, और एक हेल्दी पर्सन का ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mmHg। यहाँ 120 सिस्टोलिक प्रेशर है, यानी कि जब ये वेसल सिस्टोल यानी कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होगा, यानी 120 mmHg, और जब ये डायस्टोल यानी रिलैक्स होंगे तो ब्लड का प्रेशर भी कम होगा, यानी 80 mmHg। इसे समझने के लिए इमेजिन करो कि तुम्हारे हाथ में एक पानी का पाइप है। जब तुम इसे दबाओगे तो पानी प्रेशर से बाहर आएगा, और जब तुम इसे छोड़ दोगे तो वो नॉर्मल यानी रिलैक्स हो जाएगा, तो इसका प्रेशर भी कम हो जाएगा। वैसे ही हमारे ब्लड वेसल्स में ब्लड के साथ होता है। जब वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ब्लड प्रेशर हाई होता है, और जब वो रिलैक्स होती है प्रेशर भी कम होता है। तो जैसा हमने देखा, एक नॉर्मल पर्सन का ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg होता है, बट ये नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए तो हाइपरटेंशन कॉज हो जाता है, जैसे कि 140/90 और 160/100। तो इस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन या हम कहते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर हो गया। अब देखते हैं जब हाइपरटेंशन होता है तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं। तो इसमें है सबसे पहले कन्फ्यूजन। इसमें ब्रेन ठीक से वर्क नहीं कर पाता, जिससे सोचने, याद करने और डिसीजन लेने में दिक्कत होती है। हाइपरटेंशन की वजह से ब्रेन में ब्लड का प्रेशर बढ़ सकता है, जो ये सिम्टम कॉज कर सकते हैं। सेकेंड है ईयर नॉइज और बजिंग। थर्ड इज फैटिग, यानी कि थकान। ड्यू टू हाइपरटेंशन हार्ट और बॉडी पर ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, जिससे थकावट महसूस होती है। नेक्स्ट इज़ इरेगुलर हार्ट बीट। हाई ब्लड प्रेशर से हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिससे हार्ट बीट इरेगुलर हो सकती है। नेक्स्ट इज़ नॉइज ब्लीड। नॉइज ब्लीड यानी नाक से खून आना। हाइपरटेंशन से ब्लड वेसल पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जिससे नोज़ के वेसल से ब्लीडिंग हो सकती है। नेक्स्ट इज विजन चेंजेस। इस कंडीशन में ब्लर दिखाई देता है। हाइपरटेंशन आंखों की ब्लड वेसल को डैमेज कर सकता है, जिससे देखने में प्रॉब्लम हो सकती है। देखते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर्स का मतलब ऐसी चीज़ें जो किसी डिजीज़ होने के चांसेस को बढ़ा देती है, जैसे कि हाइपरलिपिडेमिया, टेंशन एंड स्ट्रेस। ये हाइपरटेंशन का कॉज हो सकते हैं, और इसमें है स्मोकिंग, डायबिटीज़ मेलिटस, इम्बैलेंस बिटवीन वैसोकंस्ट्रिक्टर एंड वैसोडाइलेटर्स। तो ये सारी चीज़ें हाइपरटेंशन का कॉज बन सकती है। टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन, तो इसमें 2 टाइप्स आते हैं, प्राइमरी हाइपरटेंशन एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन। इसे हम इसेंशियल हाइपरटेंशन भी कहते हैं। मोस्ट केसेस में प्राइमरी हाइपरटेंशन का एग्जैक्ट कॉज पता नहीं होता कि ये कैसे होता है। ज़्यादातर लोगों को कोई सिम्टम्स नहीं होते और वो बिल्कुल नॉर्मल लोगों जैसा महसूस करते हैं।
इस कंडीशन में जो हाई ब्लड प्रेशर होता है वो किसी दूसरी मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से होता है, जैसे किडनी या लीवर प्रॉब्लम या कुछ मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट की वजह से हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। इसके बाद देखते हैं कैटेगरीज ऑफ हाइपरटेंशन। तो इसमें 4 कैटेगरी है। फर्स्ट इज़ प्री हाइपरटेंशन। इसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से 139 हो सकता है और डायस्टोलिक प्रेशर 80 mmHg हो सकता है। सेकेंड है हाइपरटेंशन स्टेज 1। इसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 से 159 हो सकता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से 99 हो सकता है। नेक्स्ट है हाइपरटेंशन की सेकेंड स्टेज, जिसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 160 से 179 हो सकता है, डायस्टोलिक प्रेशर 100 से 109 हो सकता है। फिर है हाइपरटेंशन की थर्ड स्टेज, जिसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 180 से ग्रेटर हो सकता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 110 हो सकता है। देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। तो इसमें हम देखेंगे ACE इनिबिटर्स, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, रेनिन इनिबिटर्स, डायूरेटिक्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, वेसोडाइलेटर्स, अल्फा ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर। तो इन ड्रग्स को समझने से पहले तो हम रास सिस्टम समझेंगे। रास यानी कि रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम। अगर कहीं हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो कम हो रहा है या ब्लड प्रेशर लो है तो ये सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो अब हम देखेंगे कि ये सिस्टम कैसे काम करता है। तो सबसे पहले जब किडनी को लगता है कि ब्लड फ्लो कम है तो वो रेनिन रिलीज़ करती है। सोचो, रेनिन एक अलार्म बेल जैसा है जो ब्लड वेसल्स में बजता है ताकि सिस्टम को पता चले कि अब कुछ एक्शन लेना है। तो किडनी से रेनिन रिलीज़ होता है और लीवर से रिलीज़ होता है एंजियोटेंसिनोजिन। रेनिन एंजियोटेंसिन से मिलता है और उसको कन्वर्ट करके एंजियोटेंसिन 1 बनाता है, लेकिन एंजियोटेंसिन 1 अभी पूरी तरह से एक्टिव नहीं है। तो उसे एक्टिवेट करने के लिए ACE एंजाइम आता है जो लंग्स में प्रेजेंट होता है। ACE का फुल फॉर्म एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, यानी कि ये एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 2 में, जो एक पावरफुल और फुल्ली एक्टिव मॉलिक्यूल है। अब एंजियोटेंसिन 2 ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है, जिससे वैसोकंस्ट्रिक्शन होती है और ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। और इसका दूसरा काम भी होता है, ये एड्रेनल ग्लैंड को भी एक्टिवेट करता है। ये ग्लैंड्स अल्डोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करते हैं, जिससे किडनी सोडियम और वाटर को बॉडी में रिटेन करना शुरू कर देती है, लेकिन पोटेशियम को लॉस कर देती है। सोडियम और वाटर रिटेन होने से ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है, जो फाइनली ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज करता है। तो इस सिस्टम में हमने देखा कि सबसे पहले रेनिन रिलीज होता है जो एंजियोटेंसिन बनाता है, जिससे अल्डोस्टेरोन रिलीज होता है जो वैसोकंस्ट्रिक्शन और सोडियम एंड वाटर रिटेन करते हैं। इसलिए इसे रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम यानी कि रास सिस्टम कहते हैं। ये रास सिस्टम हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम है, जो इंश्योर करता है कि हर ऑर्गन तक प्रॉपर ब्लड फ्लो हो। तो जो हमने ड्रग्स देखे थे, चलिए अब इनके बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। हमारी फर्स्ट ड्रग थी ACE इनिबिटर्स, यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स। तो ये ड्रग्स ACE को इनहिबिट करते हैं। तो अभी हमने देखा था कि ACE यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो होता है, तो वो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। तो ये ड्रग्स इस ACE को इनहिबिट कर देते हैं, जिससे एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट ही नहीं होगा एंजियोटेंसिन 2 में, जिससे वैसोकंस्ट्रिक्शन भी नहीं होगी और ब्लड फ्लो इजीली होगा और हार्ट पर ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ेगा और अल्डोस्टेरोन भी रिलीज़ नहीं होगा, जिससे सोडियम और वाटर एक्सक्रीट हो जाएंगे और ब्लड वॉल्यूम भी नहीं बढ़ेगा। तो ये ACE इनिबिटर्स हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होते हैं। ये ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करते हैं और ब्लड वॉल्यूम को डिक्रीज़ करते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर कम होता है और हार्ट का ऑक्सीजन डिमांड भी कम हो जाता है। तो इसमें ड्रग्स इंक्लूड होते हैं जैसे कैप्टोप्रिल, इनैलाप्रिल, बेंजाप्रिल। तो अब हम इन ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझेंगे। तो सबसे पहले ACE इनिबिटर्स एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होने से रोकते हैं। इससे वैसोडाइलेशन होती है, सोडियम रीएब्जॉर्प्शन कम होता है और ब्लड वॉल्यूम रिड्यूस होता है, जिससे ओवरऑल ब्लड प्रेशर कम होता है। तो अब देखते हैं इनके यूजेस। तो ये यूज़ होते हैं हाइपरटेंशन कंडीशन में और कंजस्टिव हार्ट फेलियर में,
और ये यूज़ होते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन यानी कि हार्ट अटैक और डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटीज़ के पेशेंट में किडनी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और स्क्लेरोडर्मा के पेशेंट में किडनी क्राइसिस को प्रिवेंट करते हैं, जैसे कि स्क्लेरोडर्मा, रेनल क्राइसिस। तो अब देखते हैं इनके एडवर्स इफ़ेक्ट। एडवर्स इफ़ेक्ट में इंक्लूड है हाइपोटेंशन जैसे कि लो ब्लड प्रेशर और हाइपरकैलेमिया यानी कि हाई पोटेशियम लेवल, हेडेक, ड्राई कफ, डिजीनेस, नोजिया एंड फैटिग। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारी सेकेंड ड्रग, दैट इज़ एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ARBS। A stands for angiotensin, R stand for receptor and B stand for blockers. It is also known as angiotensin receptor blocker और angiotensin antagonist। तो जैसा हमने राज सिस्टम में देखा था, रेनिन किडनी से रिलीज होता है और ये मिलता है एंजियोटेंसिनोजिन से। एंजियोटेंसिनोजिन और रेनिन मिलकर एंजियोटेंसिन 1 बनाते हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। फिर आता है हमारा ACE यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये एंजाइम एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। तो ये ड्रग्स यानी कि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, तो ये ड्रग्स एंजियोटेंसिन 2 को रिसेप्टर से बाइंड होने से रोक देते हैं। इसमें ड्रग्स आते हैं जैसे कि लोसार्टन, वालसर्टन, टेलमिसार्टन। तो अब देखते हैं इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये ड्रग्स एंजियोटेंसिन 2 को रिसेप्टर से बाइंड होने से रोक देते हैं। इसकी वजह से एड्रेनल ग्लैंड अल्डोस्टेरोन रिलीज नहीं करता जो वैसोकंस्ट्रिक्शन करता है। वैसोकंस्ट्रिक्शन नहीं होंगी तो वेसल्स डायलेट होंगे और ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। और ये यूज़ होता है हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में, और ये यूज़ होता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में। फिर आती है हमारी नेक्स्ट ड्रग्स जो कि है रेनिन इनहिबिटर्स। तो जैसा हमने राज सिस्टम में देखा था कि रेनिन किडनी से सिक्रीट होता है, तो ये ड्रग्स रेनिन के सिक्रीशन को इनहिबिट करते हैं। अब जब रेनिन का सिक्रीशन इनहिबिट हो जाएगा तो ये एंजियोटेंसिनोजिन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट नहीं करेगा, जिससे राज सिस्टम एक्टिवेट ही नहीं होगा। इसमें ड्रग की एग्जांपल है एलिस्काइरिन। अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो रेनिन इनहिबिटर्स एंजियोटेंसिन 2 के इफेक्ट को ब्लॉक करते हैं और ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करते हैं, और ये यूज़ होते हैं हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में। फिर हमारी नेक्स्ट ड्रग है डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स के लिए हमारे नेक्स्ट यूनिट में पूरा एक चैप्टर दिया हुआ है, इसे हम वहाँ डिटेल में समझेंगे। अभी बस हम ये देखेंगे कि ये कैसे यूज़ होते हैं हाइपरटेंशन को कम करने में। तो चलिए देखते हैं। डायूरेटिक्स वो ड्रग्स होते हैं जो यूरिन आउटपुट बढ़ाते हैं। ये किडनी पर डायरेक्टली एक्ट करते हैं और बॉडी से वाटर और आयंस जैसे सोडियम, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट को एक्सक्रीट करते हैं। अब ये कैसे काम करती है, चलिए इनका एक्शन देखते हैं। तो डायूरेटिक्स लेने से डायूरेसिस होता है, मतलब बॉडी से ज़्यादा वाटर और सोडियम निकलता है, यानी यूरिन आउटपुट बढ़ता है। इसके इमीडिएट इफेक्ट में सोडियम और वाटर का एक्सक्रीशन बढ़ता है। अब जब वाटर बॉडी से बाहर निकल जाएगा तो ब्लड का वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, यानी कि प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो जाएगा। प्लाज्मा वॉल्यूम कम होने से कार्डियक आउटपुट यानी कि हार्ट से कितना ब्लड पंप हो रहा है वो भी कम हो जाएगा। ये सब मिलकर ब्लड प्रेशर को कम करने में हेल्प करते हैं। एंड दिस साइड डायूरेटिक्स से बॉडी में सोडियम कम होता है, जिससे इंट्रासेलुलर सोडियम यानी कि सेल के अंदर का सोडियम भी कम हो जाता है। ये वास्कुलर स्मूथ मसल सेल में सोडियम के कम होने से मसल रिलैक्स हो जाते हैं, जिससे पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस कम होती है। पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस का मतलब वो रेजिस्टेंस है जो ब्लड को बॉडी के पेरिफेरल पार्ट्स में फ्लो करते वक्त फेस करनी पड़ती है। पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस कम होने से भी ब्लड प्रेशर कम होता है। इस तरह से डायूरेटिक्स काम करते हैं हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में। Some common drugs used as a diuretics are thiazides, जैसे हाइड्रोक्लोरथायाजाइड्स एंड क्लोरथैलिडोन। तो ये ड्रग्स डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में एक्ट करते हैं, जहाँ पर सोडियम और दूसरे आयन का एब्जॉर्प्शन होता है, बट ये ड्रग्स इस एक्शन को ब्लॉक करते हैं। अब सोडियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, जिससे ज़्यादा सोडियम और वाटर बाहर निकलते हैं बॉडी से। अब ज़्यादा वाटर और सोडियम बॉडी से एक्सक्रीट होंगे तो ब्लड वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट है लूप डायूरेटिक्स। इन ड्रग्स को हाई सीलिंग या हाई इफिकेसी डायूरेटिक्स कहते हैं।
एग्जाम्पल्स में आते हैं फ्यूरोसेमाइड और टॉर्सेमाइड। ये कैसे काम करते हैं चलिए देखते हैं। ये ड्रग्स थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनल यानी कि नेफ्रॉन का ये वाला पार्ट, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड और वाटर के लिए रीअब्जॉर्प्शन होती है, बट ये डायूरेटिक्स यहाँ पे सोडियम क्लोराइड और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को रोक देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम क्लोराइड और वाटर ब्लड स्ट्रीम में वापस एब्जॉर्ब होने की बजाय ये बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। इससे ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, जो आगे जाके ब्लड प्रेशर को भी कम करता है, जिससे हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर रिड्यूस्ड हो जाता है। समझ गए ना? अगर नहीं समझा है तो वीडियो को 2 से 3 बार रिवाइंड करके फिर से देख लेना अच्छे से समझने के लिए। तो नेक्स्ट है पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स। इन डायूरेटिक्स की इफिकेसी कम होती है। इसमें आते हैं स्पाइरोनोलैक्टोन और एमिलोराइड। चलो देखते हैं इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो ये ड्रग्स पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे इम्पॉर्टेंट आयंस को बॉडी में रिटेन करते हैं, यानी ये आयंस ज़्यादा एक्सक्रीट नहीं होते। मतलब पोटेशियम और मैग्नीशियम की बॉडी में एक्सक्रीशन को ये ड्रग्स रिड्यूस्ड करते हैं, इसलिए इन्हें पोटेशियम स्पेरिंग बोला जाता है। ये डायूरेटिक्स उन लोगों के लिए बेस्ट होते हैं जिनके बॉडी में पोटेशियम लेवल लो होने का रिस्क होता है। नेक्स्ट टाइप है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। इन्हें CCBS भी कहते हैं। ये ड्रग्स हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं। ये पेशेंट के लिए सेफ होते हैं जिनको अस्थमा, हाइपरलिपिडेमिया, डायबिटीज़ मेलिटस है। ओके, तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि कैल्शियम क्या करते हैं या इसका काम क्या होता है। हमने ये इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट वाली वीडियो में समझा था। वीडियो को 1 मिनट पॉज करो और इसके बारे में सोचो। ओके, तो कैल्शियम रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट या ब्लड वेसल। तो ये ड्रग्स यानी कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कैल्शियम को हार्ट और ब्लड वेसल्स के सेल में जाने से रोकते हैं। अब कैल्शियम सेल्स में जाएंगे ही नहीं तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होंगे, जिससे वो रिलैक्स या डायलेट होते हैं और ब्लड फ्लो इजीली होता है। कॉमन ड्रग्स जो यूज़ होते हैं वो है वेरापामिल, डिल्टियाज़म, नाइफेडिपाइन, एमोल्डिपाइन। तो अब इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। तो ये ड्रग्स कैल्शियम चैनल से कैल्शियम आयन के मूवमेंट को इनहिबिट करते हैं। अब जब ये ड्रग्स कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देंगे तो कैल्शियम रिलीज़ नहीं होगा, जिससे कॉन्ट्रैक्शन नहीं होंगी और वेसल्स डायलेट होंगी और ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा। अब देखते हैं इसके यूजेस। तो ये यूज़ होते हैं अंजाइना यानी कि चेस्ट पेन में, हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर और अरिथमियास यानी कि इरेगुलर हार्ट बीट्स वाली कंडीशन में। तो नेक्स्ट टाइप है वेसोडाइलेटर्स। ये ड्रग्स वास्कुलर स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करते हैं और वेसोडाइलेशन कॉज करते हैं। ये पेरिफेरल रेजिस्टेंस को रिड्यूस करते हैं और ब्लड प्रेशर को करेक्ट करते हैं। कॉमन ड्रग्स जो यूज़ होते हैं वो है सोडियम नाइट्रोप्रोसीड, हाइड्रोलाजाइन, डायाजॉक्साइड। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं, ये कैसे काम करते हैं। सबसे पहले वेसोडाइलेटर्स एक्टिवेट करते हैं पोटेशियम चैनल्स इन वास्कुलर स्मूथ मसल सेल्स, जिससे हाइपरपोलराइजेशन होता है। हाइपरपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन ये हमने इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट वाली वीडियो में देखा था। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखी है तो ये वीडियो के बाद तुम वो वीडियो जाकर देख सकते हो, जिसकी लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आगे देखते हैं। हाइपरपोलराइजेशन होता है और कैल्शियम के इन्फ्लक्स को कम करते हैं, यानी कि कैल्शियम के अंदर आने को कम करते हैं, जिससे इंट्रासेलुलर कैल्शियम कम होता है। कैल्शियम कम होने से कॉन्ट्रैक्शन भी कम होंगी और रिलैक्सेशन और वेसल्स डायलेट होते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। अब नेक्स्ट टाइप है अल्फा ब्लॉकर्स की। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमने एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स देखा था, जो होते हैं अल्फ़ा और बीटा रिसेप्टर्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं अल्फ़ा रिसेप्टर्स को। तो 2 टाइप्स के अल्फ़ा रिसेप्टर्स होते हैं, अल्फ़ा 1 रिसेप्टर एंड अल्फ़ा 2 रिसेप्टर्स। अल्फ़ा 1 रिसेप्टर ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं, जो स्टिमुलेटरी होते हैं, यानी कि ये एक्शन को बढ़ाते हैं या एक्टिवेट करते हैं। और अल्फ़ा 2 रिसेप्टर CNS में प्रेजेंट होते हैं, जो इनहिबिटरी होते हैं, यानी कि ये एक्शन को कम करते हैं या उसकी एक्टिविटी को कम करते हैं। ड्रग्स इंक्लूड इन दिस आर फेंटोलामाइन और प्राजोसिन।
मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से पहले ये समझो कि जो नॉन एपिनेफ्रिन होता है वो एक अल्फा एड्रेनर्जिक ड्रग है जो अल्फा रिसेप्टर पर बाइंड होकर वैसो कंस्ट्रिक्शन करता है, यानी कि वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो अब जब हम अल्फा ब्लॉकर्स देंगे तो वो अल्फा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं, जिससे नॉन एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन के वैसो कंस्ट्रिक्शन इफेक्ट को रिवर्स करते हैं, जिससे वेन्स और आर्टरीज डायलेट होते हैं। डायलेट होने से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। नेक्स्ट है बेटा ब्लॉकर्स। तो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर में दूसरी टाइप थी बेटा ब्लॉकर्स की। बेटा रिसेप्टर्स की भी और दो सब टाइप्स होते हैं, बेटा 1 रिसेप्टर और बेटा 2 रिसेप्टर। बेटा 1 रिसेप्टर हार्ट में प्रेजेंट होते हैं और बेटा 2 रिसेप्टर लंग्स में। तो जो बेटा ब्लॉकर्स होते हैं वो इन रिसेप्टर्स पर बाइंड होकर इन्हें ब्लॉक कर देते हैं, जिससे वो सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स भी प्रोड्यूस नहीं होंगी, यानी फाइट फ्लाइट वाली कंडीशन जिसमें हार्ट रेट बढ़ जाता है वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने से। इसमें ड्रग्स आते हैं प्रोप्रेनोलोल, एटेनोलोल, मेटाप्रोलोल, और इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। तो ये ड्रग्स बेटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे हार्ट रेट कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाती है, जिससे कार्डियक आउटपुट भी रिड्यूस्ड हो जाता है। तो बस ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे एंटी एंजाइनल ड्रग्स के बारे में। तो उसकी नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑल पर क्लिक कर देना, जिससे तुम्हारे पास फार्माइस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। और अगर वीडियो ज़रा सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर देना, जिससे वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और क्या तुमने फार्माकोलॉजी 2 यूनिट फर्स्ट इस यूनिट के CHF वाला वीडियो नहीं देखा है तो राइट में क्लिक करके देख सकते हो। और हार्ट की फंक्शनिंग या हार्ट काम कैसे करता है, दैट इज़ इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट वाली वीडियो देखने के लिए लेफ़्ट पर क्लिक करना। मैं मिलूँगा तुमसे उसी वीडियो में।